नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नगर परिषद की मिलीभगत के चलते शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की भरमार के विरोध में भाजपा के पार्षद अपने ही बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हालांकि वो इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन वर्तमान में भाजपा का बोर्ड परिषद में है। धरने पर बैठे पार्षद धरने देने का कारण स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाए और बार बार अपनी बातों से मुकरते दिखे। अवैध निर्माण का आरोप तो लगाते पार्षद नजर आए, लेकिन जिन पार्षदों के वार्डों में कॉम्प्लेक्स बने हैं उनके बारे में वे कुछ भी नहीं बोले और बार बार आयुक्त के खिलाफ ही धरना देने की बात कही। वार्ड नंबर 25 के पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया ने पिछले दिनों चेतावनी दी थी कि नगर परिषद अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा वे नगर परिषद के बाहर धरना देंगे। इसी चेतावनी के तहत पार्षद सिसोदिया धरने पर बैठ गए। खास बात यह है कि धरना स्थल पर जो पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं वह नगर परिषद की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पार्षद सिसोदिया ने बताया कि 4 साल में 142 अवैध निर्माण कॉम्प्लेक्स खड़े किए गए। इन कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई कर इन्हें सीज करने की मांग की गई। सिसोदिया ने कहा कि वो भाजपा बोर्ड के खिलाफ धरने पर नहीं बैठे हैं, बल्कि परिषद की कार्यशैली के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि 7 दिन पूर्व उन्होंने आयुक्त को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था और कार्रवाई नहीं होने पर धरना देने की बात कही थी। सिसोदिया ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शहर में आजकल वाहन खड़े करना मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि बाजारों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी अवैध कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में कुछ कॉम्प्लेक्स को तो पहले सीज किया गया था, लेकिन बाद में पुनर्निर्माण को हरी झंडी दे दी गई। ये कॉम्प्लेक्स आज बनकर तैयार भी हो गए हैं, उनमें कारोबार शुरू हो गया है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। लोगों में चर्चा है कि ऐसे व्यावसायिक परिसरों को पहले क्यों सीज किया गया और फिर किस आधार पर खोला गया। श्रीनगर महात्मा गांधी अस्पताल परिसर के पास ही ऐसे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स परिसर चर्चा में है। साथ ही वर्तमान में भी कई स्थानों पर अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। वहीं पार्षद ने बताया कि 270 अवैध निर्माण की सूची आयुक्त को सौंपी थी। वहीं नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि धरने पर बैठे पार्षद राजेश सिसोदिया ने उन्हें एक भी बार इस बारे में जानकारी नहीं दी और न ही कोई लिखित में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पार्षद की मांग पर विचार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार के आरोपों का जिन्न एक बार वापस बाहर निकल चुका है, क्योंकि पूर्व बोर्ड के अंदर भी हमने देखा कि जो भाजपा के ही जो पार्षद थे उन्होंने भाजपा समर्थित जो बोर्ड के चेयरमैन थे उस पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा था। उसके बाद अब जब दोबारा जो नया भाजपा का बोर्ड बना है, इसके अंदर भी भाजपा के पार्षद ही भाजपा के सभापति के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोल के बैठ गए हैं और यहाँ पर भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र के अंदर अवैध कॉम्प्लेक्सों का मुद्दा इस बार गरमाया हुआ है और लगातार भाजपा के पार्षद ही सभापति और बाहर जो भाजपा का बोर्ड बना है उसके ऊपर लगातार ये भ्रष्टाचारियों से मिले हुए और अवैध कॉम्प्लेक्स जो संचालक है उनसे मिले हुए आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पार्षद राजेश सिंह। आइए इनसे जानते हैं किस चीज़ को लेकर आज ये ज्ञापन या धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है और इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। जी, पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूं कि चेयरमैन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये 2015 से लेकर 2020 तक और 6 महीना नगर परिषद कमिश्नर जो रही है, इस विषय को लेकर मैं सदन में भी बोलना चाहा तो सदन में चर्चा नहीं हो पाई कि वो एजेंडे में नहीं था। नहीं, भाजपा का बोर्ड है, आपका खुद की पार्टी का है, तो इसका मतलब कि आपकी बात में आपका सभापति है तो उसने तवज्जो नहीं दी है, इसकी वजह से आपको यहाँ बैठना पड़ा है। तो फिर इसका मतलब क्या मानते हैं आप? 6 महीने से ज़्यादा हो गया भाजपा का बोर्ड बने हुए, फिर भी अगर आपको आप ही के भाजपा के बोर्ड के अंदर अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो इसका मतलब क्या है? सभापति मिले हुए हैं या सभापति कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कारण मानते हैं आप? मेरी बात समझिए, 4-6 महीने में केवल चुन कर आए हुए हैं। 6 महीने में 2 महीने 3 महीने कोरोना के काल निकल गए, 3 महीने हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सीधे चेयरमैन से बात नहीं करते हैं। कुछ विषय पे चेयरमैन से तब बात करते हैं जब हमारी कमीशन नहीं सुन रहा हो। हम कमीशन से लगातार बात कर रहे हैं कि मैडम आप 2015 से लेके और 2020 तक और प्रशासनिक बोर्ड रहा, आप पूरे खुले फ्री एंड रहे, ना तो किसी राजनीति का दबाव था ना राजनीति का दबाव था। आप चाहते तो इस शहर की व्यवस्था को सुधार सकते थे। शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए लड़ाई है, ना कि भ्रष्टाचार की लड़ाई। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप आपने खुद की बात पे स्टैंड नहीं है, आपका खुद का बोर्ड है, फिर भी आपको धरने पे बैठना पड़ा, तो सभापति आपकी बात नहीं मान रहे हैं या सभापति भी जो ये अवैध जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनसे मिले हुए हैं? आप क्लियर कीजिए। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मैं लगातार कमिश्नर चेयरमैन साहब को कहा है, कमिश्नर साहब को भी हमने लगातार बात कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। कार्रवाई नहीं होने की वजह से कमिश्नर साहब पे हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासनिक बोर्ड कौन चलाता है?
कमिश्नर चलाता है, चेयरमैन नहीं चलाता। चेयरमैन केवल व्यवस्था देखता है और जो हम विकास के काम करने हैं। क्या मतलब आयुक्त तो मिली हुई है उनसे? अब ये आरोप प्रत्यारोप करने की मैं पुष्टि नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि शहर में जो आपने जो भू परिवर्तन की है उसकी जो रेवेन्यू आई, आप खुद भी बात में स्टैंड नहीं हो। आप एक तरफ तो धरने पर बैठे हो और आप खुद डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, तो किस पे आरोप लग, किसके खिलाफ आप धरने पर बैठे हुए? मैं कमिश्नर के खिलाफ। वही कहना चाह रहे हैं, कमिश्नर के साथ मतलब ये अवैध कॉम्प्लेक्स संचालक है या जो बना रहे हैं उनसे मिले हुए हैं? ये आरोप प्रत्यारोप तो ये मैं नहीं कह सकता, वो कमिश्नर साहब बताएंगे कि वो मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि शहर की जो व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, जो ट्रैफिक में जो हम चल नहीं सकते, हम पैदल नहीं घूम सकते, हम 2 व्हीलर लेके नहीं घूम सकते, हम कार लेके नहीं घूम सकते। जो भू परिवर्तन हुआ है उस नियम के अनुसार ये होता है कि आप जितनी फर्स्ट बिल्डिंग बनाई तो रोड से आप कितना फीट छोड़ोगे, सेकंड बिल्डिंग बनाई तो आप पार्किंग नीचे दोगे, थर्ड बिल्डिंग बनाई तो पार्किंग नीचे दोगे। शहर की व्यवस्था ये हो गई कि कॉम्प्लेक्स तो बन गए, शहर का सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन सड़कों पर जहाँ जिस तस से तस अतिक्रमण है। मेरा निवेदन ये था कि जिस व्यक्ति ने, चाहे मैं हूँ, मैंने अगर भू परिवर्तन कराया तो वो मेरा बेसमेंट था, अगर कितनी बिल्डिंग है कि सेकंड नंबर है तो मेरी पार्किंग होनी चाहिए बेसमेंट में। वो बेसमेंट में पार्किंग नहीं हुई, वो दुकानें बिक गई, तो उसके काम की जिम्मेदारी परिषद की है। परिषद की जिम्मेदारी है और परिषद में आपका भाजपा समर्थित बोर्ड ही है, तो क्या सभापति की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आपकी बात को वेटेज नहीं मिला इसलिए आपको धरने पे बैठना पड़ा है? क्या मानते हैं आप? मैं लगातार कमिश्नर से बात कर रहा था, सभापति से नहीं कहूँ, क्योंकि सभापति भी एक पार्षद है, मैं भी एक पार्षद हूँ। हमने सदन का नेता बनाया है, हमने केवल कमिश्नर से बात कर रहा हूँ लगातार कमिश्नर, क्योंकि चेयरमैन का विषय अभी आया है, क्योंकि चेयरमैन का सदन का नेता तो हमें 4-6 महीने हो गए, लेकिन कमिश्नर तो लगातार थी। जिससे मैंने उस समय जब मैं ललिता के समझाने के खिलाफ लड़ रहा था तब मैंने शिकायतें भी की कि साहब मैडम ये अवैध बन रहा है, ये बिना मानचित्र के बन रहा है, बिना रेवेन्यू के बन रहा है। हाल ही के मैं पार्षद बन के आने के बाद नगर परिषद में जब मैं गया, इसके 6 महीने हो गए, आपकी बोर्ड बैठक भी हुई, तो क्या बोर्ड बैठक में अवैध कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ आपने कोई प्रस्ताव पास करवाया या आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या दूसरे पार्षद मिले हुए हैं इनसे सबसे, ये क्या कहना चाहेंगे? मैं अकेला लड़ रहा हूँ। क्यों दूसरों को कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं? क्या तो ये कॉम्प्लेक्स तो पूरे सभी 50-70 वार्डों में बन रहे होंगे, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मैं अपनी बात करता हूँ। अगर महात्मा गांधी की लाठी से अगर देश आज़ादी मिली हो, आपका भाजपा का बोर्ड बना हुआ है, भाजपा के पार्षद चुने हुए, आप अकेले हैं, तो क्या वो जो जिनके एरिया में बन रहे हैं ये उनकी मिली भगती है पार्षदों की, या क्या मानते हैं? आपका बोर्ड है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं बोर्ड के कह रहा हूँ, वो पार्षद मिला है या नहीं मिला इसकी पुष्टि करने के लिए मैं राइट नहीं रखता। मैं ये राइट रख रहा हूँ कि शहर का मैं एक नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि बन के आने के बाद मेरा ये विषय था कि यार शहर में सुचारू व्यवस्था है वो सुचारू होनी चाहिए। व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ना कि मैं किसी पर प्रत्यारोप कर रहा हूँ। यदि मैं लड़ूंगा, लड़ाई। कितने आपके पास जो लिस्ट बनी हुई है, कितने अवैध जो कॉम्प्लेक्स संचालकों की लिस्ट है आपके पास? 270 की सूची है मेरे पास, जिसमें कई में फाइलों में 3 नोटिस जारी कर दिए, किसी में 4 कर दिए, किसी में 2 नोटिस जारी कर दिए, किसी में सिंगल नोटिस दिए। मेरा मानना, मैंने एक्ट को पढ़ने के बाद, भाई समय सीमा नहीं होती अतिक्रमण की, पर फाइल कंटिन्यू चलती है। फाइल कहाँ रुकी, किसने रोकी, ये विषय चेयरमैन साहब के ध्यान में लाना है। आज 4 बजे मैं ज्ञापन दूंगा कलेक्टर साहब को भी। इससे पहले धरना देने की जो नौबत आई, उससे पहले क्या सभापति साहब की इस मामले में चर्चा नहीं हुई? मैंने एक लेटर दिया, सूचना दी इनको कि भैया ये लिस्ट दी, जो लिस्ट आज जारी कर रहा हूँ वो लिस्ट मैंने कमिश्नर को दी है, और कमिश्नर के पास जाती है तो सोते ही चेयरमैन के पास भी जाती है, चेयरमैन साहब के पास जाती है। और मैं उसी दिन जब देख के चला गया कि 7 दिन में यदि आप कार्रवाई करोगे, मेरा धरना मैं नहीं करूँगा। तो आपको जो पार्षद होते हो 7 दिन में आपको कोई उसका नोट नहीं मिला? हाँ, अगर मिलता तो मीडिया के माध्यम से पता लग जाता कि यार ये बिल्डिंग सीज हो गई। तो आपके बोर्ड के खिलाफ या बाहर धरने पर बैठे? मैं बोर्ड के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बोर्ड का सदस्य भी हूँ। मैं कमिश्नर के खिलाफ हूँ, जो 6 महीने तक लगातार। कमिश्नर के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? बोर्ड आपका है, कमिश्नर आपके बराबर काम कर रही है, तो फिर कैसे? सरकार कांग्रेस की, इशारा भी समझो आप, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी हाथ हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सह पर ये आयुक्त काम कर रही है, और अब ये तो आपको ही पता है, मीडिया भी यही कह रहा है लगातार है। मैं तो आज बोला हूँ, मैं तो पत्रकारों के माध्यम से जो लगातार जो अखबार में मिलता था कि आज यहाँ अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण, आज यहाँ अवैध निर्माण कॉम्प्लेक्स, मैं तो पत्रकारों की बात को लेकर मैं नगर परिषद सदन में बोल रहा हूँ, मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूँ। मैंने लगातार जो चिट्ठी दी है, 11 तारीख को चिट्ठी दी कि 7 दिन में आप काम कर रहे हैं, 7 दिन में नहीं करोगे तो 1 दिवसीय धरना दूंगा, 4 बजे मैं आपको ज्ञापन दूंगा, वो भी DLV के नाम पे, डायरेक्टर साहब के नाम पे। अधिक कार्रवाई नहीं होगी, मैं अनिश्चित धरने पे भी जाऊंगा, मैं निश्चित। ये थे भाजपा के पार्षद राजेश सिंह, जिन्होंने बताया कि 272 जो अवैध जो कॉम्प्लेक्स शहर में बन रहे हैं 70 वार्डों के अंदर, उनका इनके ऊपर कोई बात नहीं होने की वजह से आज इनको भाजपा का बोर्ड होते हुए भी इनकी बात को तवज्जो नहीं देते हुए आज इनको मजबूरन यहाँ पर अवैध कॉम्प्लेक्स जो शहर के अंदर बन रहे हैं उसके लिए आज इनको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है।
साथ ही अगर देखा जाए तो वास्तव में जो शहर की जो सिक्योरिटी सड़कें, इसके लिए यहाँ का नगर परिषद बोर्ड पूरी तरह से जिम्मेदार है। और बोर्ड पर पूर्व में भी भाजपा का बोर्ड था और अभी भी भाजपा का बोर्ड है, और भाजपा बोर्ड में भाजपा के पार्षदों को तवज्जो नहीं देने का एक नतीजा यहाँ देखने को मिल रहा है कि अवैध कॉम्प्लेक्सों की शिकायत लेकर भाजपा के पार्षद ही आज यहाँ नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 स्वीकृत की गई। वे ऋणी जिन्हें राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड नई दिल्ली की ऋण योजनाओं में 31 मार्च 2014 तक व्यवसायी शिक्षा एवं माइक्रो ऋण स्वीकृत हुए हैं, पात्र होंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु पात्र ऋणियों को प्रथम चरण में 30 नवंबर 2021 तक विपरीत ऋण राशि का 20%, द्वितीय चरण में 31 जनवरी 2022 तक विपरीत ऋण राशि का 30% तथा तृतीय चरण में 31 मार्च 2022 तक विपरीत ऋण राशि का 40% मात्र जमा कराने पर शेष बकाया मूलधन ब्याज, बकाया समस्त ब्याज, बकाया समस्त दंडनीय ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे प्रकरण जो 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत हुए, जिनमें ऋणी की मृत्यु हो गई है एवं उनके वारिसान जमानतदार के पास यदि आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं है और वे राशि भर नहीं पा रहे हो, तो उनकी भी समस्त बकाया राशि माफ की जाएगी। इसके लिए मृत ऋणी के वारिसान को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। सभी पात्र ऋणियों को योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना होगा। योजना से संबंधी आवेदन पत्र एवं जानकारी के लिए कार्यालय में उपस्थित होकर दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु अल्पसंख्यक ऋण आम माफी एमनेस्टी योजना 2021 लागू की है। ये योजना 31 मार्च 2022 तक चलेगी। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत शिक्षा, व्यवसाय, माइक्रो ऋणियों पर ये योजना लागू होगी। आम माफी योजना 2021 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में मार्च 2014 तक स्वीकृत ऋणियों द्वारा 30 नवंबर 2021 तक स्वीकृत राशि का 20% जमा कराना है। दूसरा चरण 31/1/2022 तक रहेगा, जिसमें स्वीकृत राशि का 30% जमा कराना है। तीसरा चरण इसका रहेगा 31 मार्च 2022, इसमें स्वीकृत राशि का 40% जमा कराना होगा। ऋणी का समस्त बकाया मूलधन, समस्त बकाया ब्याज, समस्त बकाया दंडनीय ब्याज सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। सभी ऋणियों से अनुरोध है कि इस ऋण माफी योजना का अधिकतम लाभ उठावें। इसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग ने वर्तमान में एजुकेशन एवं बिजनेस लोन के लिए भी लोन दिए जा रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं। जिसको भी इसका लाभ उठाना है वो कार्यालय में संपर्क कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कार्यालय के दूरभाष नंबर 01482 232086 पर संपर्क कर सकते हैं। मंगलवार को महावीर इंटरनेशनल डायमंड के तत्वावधान में महावीर इंटरनेशनल कनक जिला माहेश्वरी सभा भोपालगंज, माहेश्वरी समाज भिलवाड़ा, लायंस क्लब स्टार भास्कर, शक्ति एवं प्रताप, विप्र फाउंडेशन, जीतो इंटरनेशनल महिला विंग के द्वारा 11 दिवसीय जांच शिविर विश्व प्रसिद्ध थायरो केयर लैब के साथ लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन महेश छात्रावास में उप मुख्य चिकित्सा नियंत्रक घनश्याम चावला, माहेश्वरी समाज के जिला अध्यक्ष दीनदयाल मारू, देवेंद्र सोमानी, लायंस क्लब के जोन कोऑर्डिनेटर पवन पवार, अजय अग्रवाल, उषा अग्रवाल, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, दीपक सुल्तानिया, महावीर इंटरनेशनल कनक से गौतम दुग्गड़ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक खांडल विप्र भवन, नीलकंठ महादेव मंदिर, शास्त्री नगर एवं महेश छात्रावास के सामने राघव होटल कॉम्प्लेक्स में शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन ब्लड सैंपल घर से भी कलेक्ट करने की सुविधा रखी गई है। सभी से अधिक प्रिवेंटिव जांच कराकर कम लागत में हो रही उसका लाभ उठाने का आह्वान किया।
महावीर इंटरनेशनल की जोन चेयरमैन मंजू पोखना ने किफायती दामों में की जा रही जांच के लिए थायरो केयर का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संयोजन महावीर इंटरनेशनल डायमंड वीरा केंद्र के संरक्षक अरुण कुमार गेलड़ा की देखरेख में पूरा हुआ। केंद्र की अध्यक्षा प्रीति बोहरा ने बताया कि सभी की भागीदारी से अधिक जांचें होंगी। हम लगातार 3 वर्षों से हो रहा कैंप इस बार भी इतिहास रचेगा। उप चिकित्सा नियंत्रक घनश्याम चावला ने बताया कि कोरोना काल में प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग ने साथ में कार्य कर नए कीर्तिमान स्थापित किए। वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान में सबसे आगे रहकर भिलवाड़ा के लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद दिया। प्रिवेंटिव जांचों का महत्व बताते हुए कहा कि कोरोना के बाद जो लोग इस बीमारी के चपेट में आए हैं उन्हें समय समय पर अपनी जांच कराते रहने चाहिए। थायरो केयर से आए हुए विशेषज्ञ विकास शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि थायरो केयर लैब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए काफी रिफायती दरों में अधिक से अधिक जांच कर लाभान्वित करना चाहती है। 15 हो जाए इतना मल्टीप्लाई होता रहता था और हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो लोग इतना अवेयर इतनी ज़्यादा सीटी स्कैन हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने को जो ये ऐसे जो डायग्नोस्टिक कैंप है और जो बहुत सारे कैंप लगते हैं, रक्त कैंप, आँखों का, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक ये डायग्नोस्टिक कैंप भी अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको सफल बनाएं, आप लोगों से यही गुजारिश है। थैंक यू। जितने हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा विश्वास है कि सब मिलकर ये जो उपक्रम है इसे बेहद सफल बनाएंगे और 1000 का टारगेट तो हमेशा पूरा करते आए हैं। जैसा कि अभी बात हो रही थी, तो इस बार शायद हम जहाँ 11 अगर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऐसा हम आपको पूर्ण विश्वास में रहते हैं कि आपने हमें भी सहयोगी बनाया। इसके लिए आपके इस पूरे कैंप को सफल बनाने में हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। और सारे विराजमान सदन में अधिक से अधिक इसका प्रचार करें और अधिक से अधिक भिलवाड़ा शहर के व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। के लिए जाना जाता है, हम सब मिलकर काम करेंगे। ब्राह्मण, माहेश्वरी और जैन, और मैं विशेष रूप से विकास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले मुझे चित्तौड़ जहाँ इन्हें कैंप लगाया था, वहाँ जाने का मौका मिला। मैंने नोटिस किया बहुत लोगों ने चित्तौड़ में इस चीज़ से फायदा उठाया, लाभ उठाया। विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद भिलवाड़ा को चुनने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमारा धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे बुला करके सम्मान किया। मैं उनकी सरकार और डायरेक्टर के लिए उन्हें आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नगर पालिका गुलाबा के तहत मुझे पता चला कि सभी संस्थाएं मिलकर इस तरीके का शिविर लगाना चाहिए, तो अपन सबको प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक इस शिविर का फायदा उठा सके। मेरा भी जितना बल पाएगा, मैं भी जितना यहाँ बोल पाऊँगा या मैसेज थ्रू कर पाऊँगा उतना करूँगा और इस सभी शिविर का ग्रुप लेवल पे, क्लास लेवल पे इसका फायदा मिले सभी को और सब फायदा उठा सके। आप सबने मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पेट बढ़वाए नगर पालिका से अपने पर्सनल प्रयास से ऐसे युवा आगे आए, राजनीति में आगे आए, 4 चांद लगा देते हैं। आप देखिए कि कितना जोश और कितना भरोसे आपके आने के बाद एक हलचल से बनने की कोई अच्छी चीज़ आई है। सुनील जी कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे मंच को। वंदे मातरम। जैसा कि हमारा ये 11 दिन का शिविर लग रहा है, विप्र फाउंडेशन और बहुत सी 11 संस्थाएं थी, 11 संस्थाएं मिलाकर इस शिविर को आयोजित कर रही है। थायो केयर मुंबई से, जो कि लैबोरेटरी से आयोजित है, इसमें जांच शिविर लगाया जा रहा है कि जो कि हमारा 11 दिन का शिविर है, ये 19 से लेकर 29 तारीख तक ये जांच शिविर रहेगा। मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को इससे लाभान्वित करवाएं। जो जांच आपकी 7,500-8 हज़ार में होती है, वो यहाँ पर 1499 रुपये में आपको जांच उपलब्ध है। वो भी एक बहुत अच्छी कैलिब्रेशन मशीन्स के द्वारा। यहाँ आपको सुबह भूखे पेट आना रहेगा और उसके बाद आपकी जांच होगी। एक दिन बॉम्बे जाएगी, नेक्स्ट डे आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आएगी।
बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि जो मनु के सिद्धांत माने वही मनुष्य है। संत श्री बुधवार को हरिशिवा धाम उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदम संस्कृति में उत्पन्न व्यक्ति आदमी है। सनातन संस्कृति में मनुष्य को मानव कहा जाता है। मानव के पैदा होते ही 3 ऋण होते हैं, माता पिता का ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। माता पिता एवं गुरु को समझने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि हृदय की भावना से समर्पित भाव होना चाहिए। हम माता पिता, गुरु, भगवान, गाय को मानते तो हैं लेकिन उनकी कहीं बातें नहीं मानते। माँ पृथ्वी का रूप है एवं पिता आकाश का रूप है। माता पिता के नहीं रहने पर शास्त्र सम्मत श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। देव ऋण उतारने के लिए केवल यज्ञ के अलावा कोई विधान नहीं है। यज्ञ एवं मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ में डाली प्रत्येक पदार्थ रूपांतरित होकर शक्ति बढ़ाता है। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए शास्त्र के अनुसार सनातन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सनातन शास्त्रों में कहीं भी अधिकार की चर्चा नहीं, केवल कर्तव्य पालन के बारे में बताया गया है। आज शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा का अभाव है। जब तक बच्चों में सेवा के संस्कार नहीं दिए जाएंगे वह परिवार सुखी नहीं रह सकता। घर के दैनिक कार्यों में सहयोग देने हेतु छोटे छोटे कार्यों से उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रवक्ता रश्मिकांत आचार्य ने बताया कि कथा के प्रारंभ में गीताबाई ने मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा सुंदर भजन प्रस्तुत किया। नारायण स्वामी ने स्वतंत्र दिवस का जिक्र करते हुए हमें क्या पाया क्या खोया इसके बारे में बताया। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिशिवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। उनको निचोड़ना भी जल में नहीं चाहिए। लोग नहाते हैं उतार करके निचोड़ लेते हैं। तीर्थ में, पवित्र जल में, सरोवर में, नदी में, कहीं भी जल में दांतों कुल्ला नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, नाक साफ करना नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। जो भीग गए हैं उनको निचोड़ना नहीं चाहिए। बाहर आ जाओ और कुछ दूर जाकर के उनको निचोड़ लो। घर जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
राधा कृष्ण महिला मंडल श्याम नगर के तत्वावधान में लहरिया महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें गीतों पर महिलाओं ने झूमकर लहरिया महोत्सव मनाया। यह कार्यक्रम राधा कृष्ण वाटिका में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुई। कार्यक्रम में सावन की थीम पर डेकोरेशन किया गया। सावन की थीम पर गेम्स भी आयोजित किए गए। महोत्सव में महिलाओं ने सावन के गीतों पर ग्रुप डांस की प्रस्तुति दी। महोत्सव में वन की थीम पर गेम्स भी हुए। इसके बाद महिलाओं ने कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की, साथ ही डांस कार्यक्रम का आयोजन भी किया। पूरे कार्यक्रम में महिलाएं सावन की मस्ती में झूमती नजर आई और सावन के महीने का भरपूर आनंद लिया। महिला मंडल की टीना जोशी ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से सामाजिक भाईचारा बढ़ता है। महिलाओं को बहुत कम ऐसा मौका मिल पाता है जब वे इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़ पाए। इसलिए जब भी मौका मिलता है तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग जरूर लेती हैं, ताकि सभी महिलाओं से जुड़ाव बना रहे और सामाजिक भाईचारा भी बना रहे। इस दौरान रेणु, अनीता, ममता, रिया, बीना, सुनीता, खुशी, अंकिता, माही, आशी, अंजलि, दीपिका, आनंदी, माया, चंदा, भगवती, पूजा, ललिता सुथार, गायत्री भाटी, विष्णु कंवर, टीना आदि महिलाएं कार्यक्रम में शामिल थी। दूधाधारी गोपाल मंदिर में झूलन महोत्सव पर मिष्ठान का झूला बनाया गया। पंडित कल्याण शर्मा ने बताया कि श्रावण में चल रहे राधा गोपाल प्रभु के झूलन महोत्सव में श्री राधा गोपाल प्रभु का नैनाभिराम दर्शन स्वर्णिम जरी की पोशाक धारण कराई गई। मिष्ठान के झूले पर प्रिया प्रीतम की छवि निराली थी और गोबस चैतन्य शर्मा द्वारा सुंदर भजन कीर्तन कराए गए। सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। पंडित नरेश पारिक द्वारा ठाकुर जी की आरती की गई। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी का तहसील क्षेत्र में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शुभम सनाडी के नेतृत्व में सम्मान किया गया। साथ ही केपी सिंह ने माला पहनाकर साफा भेंट किया। वहीं दर्जन भर गांवों में युवाओं ने भव्य स्वागत किया। भाटी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के कोरोना काल के समय की 2 साल की फीस माफ करवाने की सरकार से मांग को लेकर संपूर्ण राजस्थान में युवा शक्ति की अलग जगाने निकले हैं। भाटी का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो मानसून सत्र के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। मांडलगढ़ दुर्ग पर राणा सांगा भवन पर भी स्वागत किया गया। इस मौके पर कई युवा उपस्थित रहे। स्काउट गाइड के डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर बाबूलाल जाजू ने पयोज जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा को जिला कमिश्नर आयुक्त रोवर के पद पर तथा बाबूलाल कालिया, सहायक लीडर ट्रेनर को जिला कमिश्नर आयुक्त भिलवाड़ा के पद पर नियुक्त किया है। स्काउट गाइड सीईओ अनीता तिवारी ने बताया कि दोनों की नियुक्ति के आदेश जाजू के आदेशानुसार दोनों ने पदभार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत बागोर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर औषधि पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम विकास अधिकारी लाभ शंकर नागदा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए गए घर घर औषधि पौधा वितरण अभियान की बागोर में शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बागोर सरपंच कालूराम जाट, नगर परिषद भिलवाड़ा मनोनीत पार्षद सत्यनारायण कुमावत, पंचायत समिति सदस्य हरीश चंदेल, उप सरपंच घनश्याम देवपुरा, वार्ड पंच भीरूलाल आचार्य, सुरेश जाट, राकेश चंदेल, मेट राकेश सांसी, गोविंद खटीकम, समस्त मेट, वन विभाग के कार्मिक आदि ग्रामीण उपस्थित थे। इस पौधा वितरण में एक किट में कुल 8 औषधीय पौधे, जिनमें तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा व कालमेघ आदि के 2-2 पौधों का किट वितरण किए गए। शाहपुरा के पिपणिया तालाब में डूबने से एक अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शाहपुरा पुलिस ने काफी मशक्कत करके शव को बाहर निकलवाया। अब उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके हाथ पर ग्यारसीलाल बंजारा व पत्नी शांति लिखा है। सीआई हरिराम वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक दृष्टि से शव 2 दिन पुराना लग रहा है। आसपास के क्षेत्र में शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस को सूचना मिली कि तालाब में कोई शव तैर रहा है। सीआई मौके पर पहुंचे। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के सहयोग से पुलिस जवानों ने नाव की सहायता से शव को बाहर निकाला, काफी फूल चुका था। पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तथा शाहपुरा पुलिस को जांच के निर्देश दिए। शव को सैटेलाइट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।